जय हिंद बच्चों एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? बताइए, आवाज जा रही है सबको? क्या आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? चलिए, सारी बातें क्लियर है। आज थोड़ा सा लेट हुआ, हल्का सा लेट हुआ है, तो हम लोग अब पढ़ने पढ़ाने की कहानी पर आते हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या चीज पढ़ा था? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने कुछ कहानियां पढ़ी थी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। और हम लोगों ने एडजेक्टिव के फंक्शंस को देखने का काम किया था कि एडजेक्टिव किस तरीके से एक सेंटेंस में हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद प्रेडिकेटिव फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने कुछ देखा कि कौन कौन से काइंड्स हम लोगों ने देख लिए थे। तो पहला हम लोगों ने देखा था प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर हम लोग देखे थे पॉजेसिव एडजेक्टिव, और फिर हम लोगों ने देखा था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, यहीं तक हम लोगों की कहानी चली थी। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था बच्चे, इसीलिए आज थोड़ा सा लेट हुआ। ठीक है, नेट के प्रॉब्लम के कारण आज थोड़ा लेट हो गया। ठीक, बहुत ज्यादा तो लेट नहीं हुआ है, 10 ही मिनट तो लेट हुआ है, इतना ज्यादा लेट कहाँ हुआ है। अब हम लोग आज की नई कहानी को स्टार्ट करेंगे और एक नए पहलू के साथ हम लोग चलेंगे। हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चे? हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। अब इसी के बारे में हमें आगे की कहानी लेकर चलनी है और हमें एक नए कहानी को देखना है जिसका नाम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या नाम है? तो हम पढ़ेंगे इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अगर हमारे सामने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखा हुआ मिले, अगर हमारे सामने क्या लिखा हुआ मिले? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखा हुआ मिले, तो हमें किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहचानने के लिए, हमें किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहचानने के लिए किस चीज से क्वेश्चन करना है? तो हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करना है। किस चीज से क्वेश्चन करना है? तो व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे। जो इस व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देगा, जो इस व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देगा, वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हो जाएगा बउआ? तो हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एडजेक्टिव के एक नेक्स्ट काइंड को पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइप को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या नाम है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अगर हमें पहचानना है किसी भी सेंटेंस में, तो हम किस चीज से क्वेश्चन करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे। किस चीज से क्वेश्चन करेंगे बच्चे? तो हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे। अब बात आई कि क्वालिटी बताने वाले अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं। हम क्वालिटी अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमें इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को याद रखना है, अगर हमें इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को याद रखना है, तो हमें किस बातों को याद रखना है? तो हमें देखिए ये बातें ध्यान रखनी है। ओ एस ए एस सी ओ एम और पी। हमें इन बातों को याद रखना है। क्या लिखा हुआ है? तो हम इसे बोलते हैं ऑसस कॉम्प। पढ़कर बताइएगा, इसे क्या कहते हैं? ऑसस कॉम्प। क्या कहते हैं बच्चे? ऑसस कॉम्प। देखिए हम लोगों ने ये चीज देखा कि जो भी क्वालिटी बताई जाएगी, वो क्वालिटी बताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो उसे याद रखने का हमारे पास एक तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं? औसस कॉम्प। क्या कहते हैं बच्चे? तो हम बोलेंगे औसस कॉम्प कहते हैं। अगर मैं इसे ब्रेक करना चाहूं, इसे एक्सपेंड करना चाहूं, तो इस ओ का मतलब होता है, इस ओ का मतलब क्या होगा बच्चे? तो हम इस ओ का मतलब क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। ओ एस ए एस सी ओ एम पी, इस ओ का मतलब क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि किसी को अपना ओपिनियन देना क्या कहलाएगा? हमारे ओ का मतलब होगा, इस ओ का मतलब क्या होगा? ओपिनियन। क्या होगा? ओपिनियन। क्या होगा? हम बोलेंगे ओपिनियन होगा।
इस एस का मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे इस एस का मतलब साइज होगा। क्या होगा, इस एस का मतलब साइज होगा। हम किसी के साइज से उसकी क्वालिटी को बता सकते हैं। इस ए का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे इस ए का मतलब एज होता है। क्या होता है, एज होता है। फिर से हमें दूसरी बार एस दिखाई दिया, तो इस एस का मतलब होता है शेप। क्या होता है, शेप मतलब आकृति। ठीक है। इस सी का मतलब क्या होता है, कलर। क्या होता है, कलर होता है। ठीक है। इस ओ का मतलब, इस ओ का मतलब फिर से हमारे पास आया, तो इस ओ का मतलब होता है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। किसी चीज की उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है। तो हम उसे ओ से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है बच्चे, तो हम बोलेंगे ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब बचा हमारे पास एम और पी। इस एम का मतलब होता है मटेरियल। इस एम का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे मटेरियल होता है। क्या होता है, मटेरियल होता है। और इस पी का मतलब क्या होता है, इस पी का मतलब होता है पर्पस। क्या होता है, पर्पस। तो हमारे पास क्या आए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बताने वाले कुछ वर्ड्स आए, जिसका हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा रूप पहले तैयार किया याद रखने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑसस्कॉम। ओ का मतलब होता है ओपिनियन, एस का मतलब होता है साइज, ए का मतलब होता है एज, एस का मतलब फिर से होता है शेप, सी का मतलब होता है कलर, ओ का मतलब होता है ओरिजिन, एम का मतलब होता है मटेरियल एंड पी का मतलब होता है पर्पस। ठीक है। अगर हम इसके कुछ उदाहरण लिखें, तो ओपिनियन बताने वाले ढेर सारे शब्द होते हैं। किसी को आप क्या कह सकते हैं, ब्यूटीफुल कह सकते हैं। ब्यूटीफुल बोले तो आपकी क्या है, उसके प्रति ओपिनियन है। किसी को कहने के लिए आप क्या कह सकते हैं, अगली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चे, हम बोलेंगे अगली कह सकते हैं। किसी को कहने के लिए आप नॉटी कह सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हुए, ये सारे वर्ड्स किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे ओपिनियन की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम किसी का साइज बताना चाहें, अगर हम किसी का साइज बताना चाहें, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, बिग, और बिग कह सकते हैं, स्मॉल कह सकते हैं। तो इससे आप किसी के साइज को बताने का काम करिएगा। अगर हम एज को बताने का काम करें, तो आप क्या कह सकते हैं, यंग बोल सकते हैं, आप ओल्ड बोल सकते हैं, आप न्यू बोल सकते हैं। तो इससे उसके एज का क्या करते हैं, आप क्वालिटी बताने का काम करते हैं। अगर हम शेप की बात करें, शेप का मतलब होता है आकृति। आप क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर कह सकते हैं, आप सर्कल कह सकते हैं। कोई भी चीज की आकृति बताना क्या कहलाता है, शेप कहलाता है। कलर की बात कहें, तो कलर का मतलब क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं ब्लू बोल सकते हैं, हम लोग ब्लैक बोल सकते हैं। कोई सा भी कलर आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। अगर हम ओरिजिन की बात करें, अगर हम इस ओरिजिन की बात करें, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि उस चीज की उत्पत्ति कहां से हुई है। जैसे कहने के लिए हम कह सकते हैं कि इंडियन कह सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, जापानीज बोल सकते हैं। इस तरीके के वर्ड्स आप लोग यहाँ पर लिख लेने का काम करिएगा, कि इससे आगे भी ढेर सारे वर्ड्स हो सकते हैं। वर्ड्स तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें बस इतना जानना है कि इस ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। अगर मटेरियल की बात करें, तो आप बोल सकते हैं कि कोई चीज किससे बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है, कोई चीज सिल्वर से बनी हुई है। ठीक है। तो इस तरीके के शब्द कहां पर आएंगे, इस मटेरियल की कैटेगरी में आएंगे। अगर पर्पस बताने का काम करिएगा, अगर किसी का पर्पस बताना है, तो पर्पस का मतलब क्या होता है, कि जैसे मेरे हाथ में ये है, इसका पर्पस क्या है, लिखना। तो हमारे पास जो ये पेन है, इसका पर्पस क्या है, लिखना। तो हम क्या बोलेंगे, राइटिंग। क्या है, राइटिंग। ठीक है। अगर कोई जूता खरीदता है, वो दौड़ने के लिए खरीदता होगा, तो उस जूते का पर्पस क्या हो गया, आपने जूता खरीदा किस पर्पस से, तो रनिंग के पर्पस से। ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स कहां पर आते हैं, इस पर्पस वाले कैटेगरी में आते हैं। इज दैट क्लियर। फिर से समझिए, हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पढ़ना शुरू किया, और इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहचानने के लिए हमें यह जानना पड़ा कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिखेगा, तो हम किस चीज से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे। फिर हमें यह पता चला कि क्वालिटी बताने वाले ढेर तरीके के शब्द हो सकते हैं। क्वालिटी बताने वाले ढेर तरीके के शब्द हो सकते हैं, जिसे हम लोगों ने याद करने का तरीका बना लिया। किस तरीके से, ऑसस कॉम्प के तरीके से। ओ का मतलब हमने बताया ओपिनियन, एस का मतलब हमने बताया साइज, ए का मतलब हमने बताया एज, एस मतलब शेप, सी मतलब कलर, ओ मतलब ओरिजिन, एम मतलब मटेरियल एंड पी मतलब पर्पस। अब हमारे एग्जाम में अब हमारे एग्जाम में क्या चीज पूछता है, इसी के अरेंजमेंट के बारे में पूछता है, कि पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा। समझ में आई बात। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, इसमें आप अरेंज करके बताइएगा कि किस तरीके से हमारी ये कहानी चलेगी। ठीक है।
बताइए, इसके अरेंजमेंट के बारे में आपसे कहानी पूछता है कि सबसे पहले नंबर पर आप किसे रखिएगा, इन सब में से पहले नंबर पर आप किसे रखिएगा, दूसरे नंबर पर किसे रखिएगा, तीसरे नंबर पर किसे रखिएगा, वो कहानी आप लोगों से पूछ ली जाती है। जल्दी बताइए कि यहाँ पर क्या कहानी चलेगी। नोरा फतेही इज इंडियन टॉल ब्यूटीफुल यंग लेडी। बेहतरीन प्रिया भारती, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम इस कहानी को अरेंज करें, अगर हम इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अरेंज करना चाहें, तो जिस तरीके से हमारे पास ये कहानी लिखी हुई है ना, वैसे ही कहानी हमें कहाँ चाहिए होगी, किसी ना किसी सेंटेंस में चाहिए होगी। हम पहले नंबर पर किसे रखेंगे, ओपिनियन बताने वाले शब्द को रखेंगे। दूसरे नंबर पर किसे रखेंगे, साइज बताने वाले शब्द को रखेंगे। तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तो एज बताने वाला। चौथे पर कौन आएगा, शेप बताने वाला। पांचवे पर कलर, छठे पर ओरिजिन, सातवें पर मटेरियल एंड लास्ट में क्या आएगा, हमारा पर्पस बताने वाला शब्द आएगा। सबसे पहली बात, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि नोरा फतेही इज इंडियन टॉल ब्यूटीफुल यंग लेडी, तो जैसे ही हमने लेडी देखा तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, तो हमें सबसे पहले एक आर्टिकल की जरूरत होगी, किसकी, ए की जरूरत होगी। ठीक है, किसकी जरूरत होगी, आर्टिकल ए की जरूरत होगी। हमने ए क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले कौन आएगा, ओपिनियन बताने वाला शब्द आएगा। ओपिनियन हमने किस चीज से बताया, ब्यूटीफुल से बताया। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आना चाहिए था, इज के तुरंत बाद कौन आना चाहिए था, ब्यूटीफुल आना चाहिए था। कौन आना चाहिए था बच्चे, हम बोलेंगे ब्यूटीफुल आना चाहिए था। उसके बाद हम साइज वाला खोजेंगे, तो इसमें कोई साइज बताने वाला हमारे पास कोई भी शब्द है, बताइए, क्या हमें कोई साइज बताने वाला हमारे पास कोई शब्द है, तो हम बोलेंगे मेरे पास है। ये टॉल जो है हमारे पास साइज बताने वाला शब्द है, तो सेकेंड नंबर पर कौन आएगा, टॉल आएगा। तीसरे में क्या आएगा, एज बताने वाला। देखिए यहाँ पर कोई एज बताने वाला शब्द है, तो हम बोलेंगे हाँ मेरे पास यंग जो है वो एज को बता रहा है, तो तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, यंग आ जाएगा। और चौथे नंबर पर हमारा कौन आ जाएगा, इंडियन आ जाएगा। अब इसके बाद तो कोई हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बचा ही नहीं हुआ है। तो अगर हम इस सेंटेंस को फिर से लिखना चाहे, तो हम ये लिख सकते हैं कि नोरा फतेही is a beautiful tall young Indian लेडी। इज दैट क्लियर, जल्दी बताइए, यस और नो बच्चे, क्या आप लोगों को समझ में आई, जल्दी बताइए। क्या ये कहानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की आप लोगों को समझ में आई कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को किस तरीके से अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो हमें कुछ नहीं याद रखना है, हमें बस ऑसस कॉम्प याद रखना है। और ऑसस कॉम्प का मतलब क्या होता है, बस ये याद रखना है। आप लोग इसे अरेंज कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। इज दैट क्लियर, यस और नो। हाँ, अगर यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चे, तो अब हम लोग एक अगली कैटेगरी पर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस कैटेगरी का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे इसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अगर हम इस नंबर की बात करें, इस नंबर की बात करें और पीछे की क्लास में हम लोग चलें, अगर नाउन की कहानी को हम लोग याद करें, तो नंबर को हम लोगों ने कुछ कैटेगरी में बांटा था, डेफिनिट और इनडेफिनिट कैटेगरी में बांटा था, जिसे हम लोग न्यूमेरल कहते थे। ठीक है, डेफिनिट कैटेगरी में हम लोगों ने न्यूमेरल को लाया था, डेफिनिट कैटेगरी में हम लोगों ने किसको लाया था, न्यूमेरल को लाया था। तो हम अगर इस नंबर की बात करें, तो सबसे पहली कैटेगरी अगर हम इसको इसकी बनाते हैं, तो हम बोलेंगे कौन सी कैटेगरी, डेफिनिट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, डेफिनिट कैटेगरी हम इसकी बनाते हैं। तो डेफिनिट कैटेगरी में कौन आता है बच्चा, तो हम बोलेंगे न्यूमेरल आता है। क्या आता है बच्चे, न्यूमेरल आता है। क्या आता है, हम बोलेंगे न्यूमेरल आता है। अब न्यूमेरल को बताने वाले, शब्दों को बताने वाले अलग अलग तरीके के हो सकते हैं चीजें, अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है, हम बोलेंगे नंबर को बताने वाला कार्डिनल होता है। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स हो सकते हैं। कार्डिनल बोले तो हम बोल सकते हैं कार्डिनल का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, कार्डिनल नंबर्स हो गए। क्या हो गए, कार्डिनल नंबर्स हो गए। अब अगर डेफिनेट कैटेगरी में हम दूसरे तरीके की बात करें, तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कौन से होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं। क्या होते हैं,
ऑर्डिनल नंबर्स को बताते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम कहने के लिए कह सकते हैं फर्स्ट, कहने के लिए कह सकते हैं सेकेंड, उसके बाद इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वो किसे बताते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स को बताते हैं। किसे बताते हैं बुआ? हम बोलेंगे ऑर्डिनल नंबर्स को बताते हैं। तीसरा कैटेगरी हो सकता है इसका मल्टीप्लिकेटिव। क्या हो सकता है? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को क्या करके बताना? गुना करके बताना। क्या करके बताना? गुना करके बताना। जैसे कि अभी आप लोगों में से ढेर सारे क्या होंगे बच्चे? सिंगल होंगे, कुछ कुछ क्या होंगे? डबल भी होंगे, ठीक है। किसी किसी का शौक होगा जो अपने आप में क्या होंगे? ट्रिपल भी होंगे। क्या होंगे बुआ? ट्रिपल भी होंगे। तो इस तरीके की कहानी, इस तरीके की कहानी अपने आप में कौन से नंबर को बताती है बच्चे? अपने आप में मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स को बताती है। किसको बताती है? मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स को बताती है। तो डेफिनिट कैटेगरी में हम लोगों ने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सबसे पहला हम लोगों ने देखा डेफिनिट कैटेगरी को। किस कैटेगरी को? डेफिनिट कैटेगरी को देखा। और इस डेफिनिट कैटेगरी में नंबर्स को बताने वाले हमने तीन तरीके की चीजों को देखा। पहला जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं, दूसरा जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, और तीसरा जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनके बाद हमें क्या चाहिए होगा? नाउन चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि हमें एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है। हमें क्या बनाना है? एडजेक्टिव बनाना है। अब हमसे अब हमसे इनका भी क्या पूछ लिया जाता है बच्चे? इनका भी हमसे अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है बुआ? अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है। मैं आपके सामने 2-3 सवाल लिख रहा हूं, इसमें आप अरेंज करके बताइएगा कि सबसे पहले नंबर पर कौन, दूसरे पर कौन और तीसरे पर कौन, और किस तरीके की कहानी यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं कि गॉट फर्स्ट रैंक इन द टेस्ट। The three three first those are served. The first the two first double bus are seen ना लिखते हुए can be seen लिखते हैं, can be seen। बताइए इसमें आप किस तरीके से अरेंज करिएगा? कहानियों को किस तरीके से अरेंज किया जाएगा? चलिए इस कहानी को समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पर लिखा हुआ है सी गॉट फर्स्ट रैंक। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा नाउन, नाउन से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनल नंबर। क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनल नंबर। तो हमें यहाँ से एक कहानी पता चलती है, एक कहानी पता चलती है, और वो कौन सी कहानी है? उस खूबसूरत सी कहानी को हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई नाउन लिखा हुआ है,
अगर हमारे पास कोई नाउन लिखा हुआ है, इससे पहले हम क्या लिखते हैं, अगर ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं, तो हमें एक आर्टिकल किसकी जरूरत होती है, द की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, आर्टिकल द की जरूरत होती है। तो हमें इस रैंक की वजह से हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ा बच्चे, हम इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, द। शी गॉट द फर्स्ट रैंक इन द टेस्ट। समझ में आई बात, क्या समझे हम लोग कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन से पहले ऑर्डिनल नंबर लिखा हुआ होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर ऑर्डिनल नंबर लिखा हुआ होता है, तो उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, और स्पेसिफिक बनाने के लिए हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, द 3 फर्स्ट रोज आर रिजर्व्ड। जैसे ही हमने देखा यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर है, जैसे ही हम लोगों ने देखा ऑर्डिनल नंबर है, और सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, ऑर्डिनल नंबर की। किसकी चर्चा करेंगे, ऑर्डिनल नंबर की। जैसे ही हमें किसी भी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर दिखाई देगा, तो हम सबसे पहले किसको उठा कर लाएंगे, ऑर्डिनल नंबर को लेकर आएंगे। फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर हमें दिखाई देगा, तो हम उस कार्डिनल नंबर को लेकर आएंगे। और फिर अगर हमें क्या दिखाई दे, मल्टीप्लिकेटिव नंबर दिखाई दे, तो हम उस मल्टीप्लिकेटिव नंबर को लेकर आएंगे, और फिर क्या लिखने का काम करेंगे, नाउन को लिखने का काम करेंगे। फिर से समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में हमें क्या दिखाई देगा, ऑर्डिनल नंबर, तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल नंबर को लेकर आएंगे, फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर को लेकर आएंगे, और लास्ट में हम किसको लेकर आएंगे, मल्टीप्लिकेटिव को लेकर आएंगे, और उसके बाद हम नाउन लिखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले द 3 फर्स्ट रोज, तो फर्स्ट कहां पर आएगा, पहले नंबर पर, और उसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन आएगा बच्चे, तो हम बोलेंगे 3। तो हम बोलेंगे द फर्स्ट 3 रोज आर रिजर्व्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, द फर्स्ट 3 रोज आर रिजर्व्ड। अब यहां पर हम देखते हैं द 2 फर्स्ट डबल बस। ठीक है, द 2 फर्स्ट डबल बस। जैसे ही हमने यहाँ पर फर्स्ट को देखा, तो सबसे पहले हम किसको उठाकर लाएंगे, फर्स्ट को उठाकर लाएंगे। फिर किसको लेकर आएंगे, कार्डिनल नंबर को लेकर आएंगे, और फिर किसको लेकर आएंगे, मल्टीप्लिकेटिव नंबर को लेकर आएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 देखा, तो यहाँ पर बस भी नहीं होकर क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, द फर्स्ट 2 डबल बसेस कैन बी सीन। इज दैट क्लियर। हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डेफिनिट कैटेगरी किस तरीके से अरेंज करने के लिए दिया जाता है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताइए। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे, जल्दी बताइए। चलिए, हमने देखा कि नंबर को बताने के कौन से तरीके हो सकते हैं, एक डेफिनेट तरीका हो सकता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम नंबर को बताने के एक और तरीके भी हो सकते हैं, जिसका नाम क्या है, इनडेफिनिट तरीका। कौन सा तरीका, इनडेफिनिट तरीका। इनडेफिनिट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को बता सकते हैं। इनडेफिनिट कहने का मतलब क्या हो सकता है, कि हम इसके लिए क्या चीज का यूज कर सकते हैं, सम का यूज कर सकते हैं, उसके बाद एनी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सम हो गया, एनी हो गया, मेनी हो गया, फ्यू हो गया। अब जितने भी ये क्या बोलते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेनी हो गया, उसके बाद फ्यू हो गया। इस तरीके की चीजों से हम कौन से नंबर को दिखाते हैं, हम इनडेफिनिट कैटेगरी के नंबर्स को दिखाते हैं। इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। बस आप इतना जानिए कि नंबर्स को दिखाने के एक अलग रूप, एक अलग तरीका भी हो सकता है, जिसे हम कौन सी कैटेगरी में बांटे हैं, इनडेफिनिट कैटेगरी में। और इस इनडेफिनिट कैटेगरी में हम लोगों ने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, सम, एनी, मेनी, फ्यू। इन सब चीजों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका किस तरीके से फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग एक अगली कैटेगरी पर चलते हैं, एडजेक्टिव के अगली कैटेगरी पर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या नाम है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें, अगर हम इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें, तो अगर ये किसी भी सेंटेंस में हमें दिखाई दे, अगर हम इसे किसी सेंटेंस में पहचानना चाहें, तो हम इससे उस सेंटेंस में किस चीज से क्वेश्चन करेंगे, हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे। किस चीज से क्वेश्चन करेंगे बच्चे, हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे। तो हमें कौन सी संख्या, कौन सा
एडजेक्टिव मिल जाएगा तो हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिख जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव दिख जाएगा बच्चा? हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिख जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को किसी भी सेंटेंस में पहचानने के लिए हमें किस चीज से क्वेश्चन करना पड़ता है? तो हम बोलेंगे हाउ मच से क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, अब ये हाउ मच का जो आंसर देने वाले कुछ वर्ड्स होंगे वो हमें इस तरीके के दिखाई देंगे। सम दिखाई देगा, मच दिखाई देगा, लिटिल दिखाई देगा, इस तरीके के हमारे पास वर्ड्स दिखाई देंगे। और हम इन सब की भी चर्चा कहाँ करेंगे? इन सब की चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे। बस आप लोग इतना जानिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को अगर हमें पहचानना है तो हम उस सेंटेंस में हाउ मच से क्वेश्चन करते हैं और हमें क्वांटिटी बताने वाले कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्द की चर्चा हम लोग कब करेंगे? इन शब्द की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, इन वर्ड्स की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब एक अगली कैटेगरी पर जाते हैं। एक अगले क्या बोलते हैं एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या नाम है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर हम इस इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव कहने का मतलब क्या होता है बच्चे? इंट्रोगेटिव कहने का मतलब क्या होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि इंट्रोगेटिव कहने का मतलब होता है क्वेश्चन करना। क्या करना? क्वेश्चन करना। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन वर्ड है और इस क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है बउआ? हम बोलेंगे इस क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमें नाउन लिखा हुआ नजर आता है। क्या लिखा हुआ नजर आता है? नाउन लिखा हुआ नजर आता है। तो हम ये बोलेंगे कि जैसे ही किसी वर्ड के साथ, किसी भी वर्ड के साथ नाउन जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे? एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चन वर्ड्स को अगर हम देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ मिल सकता है whose, उसके बाद which, उसके बाद what। और इनके जस्ट बाद इनके जस्ट बाद हमें क्या दिखाई देना चाहिए बच्चे? इनके जस्ट बाद हमें दिखाई देना चाहिए क्या चीज? नाउन। जैसे ही नाउन इसके जस्ट बाद लिखा हुआ है तो ये कौन से एडजेक्टिव के कैटेगरी में आएगा? तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपके सामने इसका एग्जाम्पल लूं तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्या लिखूं? इन्हीं सब में से कोई भी वर्ड का यूज करके मैं आप एग्जाम्पल दे दूं कि आंसर व्हाट आंसर डिड रमन गिव। ठीक है, व्हाट आंसर डिड रमन गिव। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा आंसर जो क्या है? नाउन है, और इस नाउन से पहले आने वाली जो भी चीज है वो क्या होती है बच्चे? एडजेक्टिव होती है। और ये कौन सी एडजेक्टिव हुई? ये क्वेश्चन पूछने का काम किया तो ये हमारे पास कौन से एडजेक्टिव की कैटेगरी में आया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आया है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? तो अब हम लोग खूबसूरत से सफर की ओर आगे बढ़ेंगे और उस सफर में आप लोगों को मजा आने वाला है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी बताइए, यस और नो। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? जल्दी बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर बच्चे? बढ़ जाए आगे। अब आगे की सफर को हम लोग तय करते हैं और आगे खूबसूरत से सफर को हम लोग तय करेंगे। हम लोगों ने क्या सब चीज सीख लिया है बच्चे? हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एडजेक्टिव को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमें इनका क्या करना है? हमें इनका तरीका सीखना है कि हमारे पास ये किस तरीके से सेंटेंस में हमें तंग करने के लिए आते हैं। इसीलिए हमें इनका क्या पढ़ना है बच्चा? इनका हमें करेक्ट यूसेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हम इनका करेक्ट। यार लिखा।
अब हमें बच्चे हमें क्या देखना है, हमें इनका करेक्ट यूसेज देखना है। क्या देखना है बुआ? करेक्ट यूसेज देखना है। और इस करेक्ट यूसेज में हम सबसे पहली कहानी 2 वर्ड्स के साथ शुरू करेंगे। कितने वर्ड्स के साथ शुरू करेंगे? 2 वर्ड्स के साथ हम ये कहानी शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और ये 2 वर्ड कौन-कौन से हैं? तो हमें पहला वर्ड देखना है इसके बारे में, सम के बारे में। सबसे पहला वर्ड हमें कौन सा देखना है? तो सम को देखना है। और दूसरा वर्ड हमें कौन सा देखना है? एनी को देखना है। किसको देखना है? एनी के यूज को देखना है। ठीक है, सम और एनी के यूज के साथ हम लोग इस एडजेक्टिव के नए सफर को लेकर चलेंगे। इस एडजेक्टिव के काम में आता है वैसा क्यों करवाए सर? मतलब क्वेश्चन करवाइए सर। बच्चे अपने आप पे धैर्य रखो, सारी बातें हम बता रहे हैं। और जितने भी हमने एग्जाम्पल्स तैयार किए हैं वो सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जितने भी हम लोग एग्जाम्पल्स तैयार करते हैं ना वो सारे आपके एग्जामिनेशन के ही क्वेश्चंस है। कभी आप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के देखा करिए कि आपको किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग देखते नहीं है, उसके बाद आते हैं बोलते हैं जो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जिस तरीके का क्वेश्चन पूछता है उस तरीके का क्वेश्चन करवाइए। सारी बातें जो भी हम एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के सामने रखते हैं वो सारी की सारी बातें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही ताल्लुक रखती हैं। ठीक है, और जिस तरीके का मैं बताता हूं उससे बाहर आपको कभी कहीं नहीं पूछेगा। ये बात मेरे पर विश्वास रख के आप लोग पढ़ते जाइए, समझे? डर क्यों लगता है बच्चे? जब बनाइएगा तो डर खत्म होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, समझे? नहीं बनता है उसको बार बार पढ़िए, पहले अपने नोट्स को पढ़िए, उसके बाद फिर बनाने का कोशिश करिए। जब तक आप नोट्स पढ़कर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा ना बुआ, तब तक आप लोगों को ऐसे ही डर लगते जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप बनाना स्टार्ट करिएगा, 5-6 क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद हाई होगा, समझे? डर किसी बात का, जब हम पढ़ा रहे हैं, जब हम आपके साथ हैं, जब वहां पर भी आप लोगों को दिक्कत होता है बताने के लिए हमें, तो डर किस बात का बच्चे? डर किसी बात का नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? करेक्ट यूसेज पढ़ रहे हैं कि हमें सम और एनी किस तरीके से क्या करता है, तंग करता है। सबसे पहली बात, जब भी हम इस सम और एनी की बात करेंगे, जब भी हम इस सम और एनी की बात करेंगे, तो ये सम और एनी ये दोनों हमें किसी न किसी भी सेंटेंस में एट्रीब्यूटिवली एट्रीब्यूटिवली काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एट्रीब्यूटिवली काम करता हुआ नजर आएगा। अगर मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली बोला है तो आपको, आप ट्राई नहीं करते हैं इसीलिए नहीं बनता है। मुस्कान कुमारी आप ट्राई करिए तो बनेगा। ठीक है, ट्राई नहीं करते हैं नहीं बनता है। आप क्वेश्चंस भेजा करिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है। आप एक बार क्वेश्चन बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बना है नाउन में और प्रोनाउन में, तब मैं समझू कि आपको नहीं बनता है। आप क्वेश्चंस बताइए, पूछिए कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बना है। ठीक है, डाउट सेशन में भेजा करिए कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है। ठीक है, जो पढ़ेगा बउआ, जो बढ़िया से रिवीजन करेगा, उसे किस बात का डर है? क्या मैं आप लोगों को सिलेबस के बाहर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ? जो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ। उससे बाहर का ना कुछ है ना मैं पढ़ाने वाला हूँ। जितना आपके एग्जाम में आएगा बस उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी बुक से बनाइए बच्चे, कोई भी बुक से बनाइए। दुनिया में जो भी किताब है ना उससे आप खोज कर बना लीजिए। अगर आपको नहीं बनेगा तब मेरे पास आइएगा। आप कोशिश नहीं कर रही हैं, आप क्वेश्चंस भेजिए। आप जो नहीं बन रहा है ना वो क्वेश्चंस भेजा करिए कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना है। अभी नाउन और प्रोनाउन हम लोग खत्म किए हैं। नाउन और प्रोनाउन का जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना वो आप भेजा करिए कि आपसे नहीं बन रहा है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तब देखिए कि क्यों नहीं आपको बन रहा है। देखिए अगर हम इस करेक्ट यूसेज पर आए तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सम और एनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अगर अभी इधर ध्यान नहीं लगाइएगा तो अब आप लोग को उलझन में सारी बातें डाल देगी। ठीक है, अब हम लोग करेक्ट यूसेज देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से अब कमेंट छोड़िए और इस चीज पर ध्यान दीजिए, इस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सम और एनी की बात पे हम लोग अगर आए तो सम और एनी किस तरीके से यूज होता है? एट्रीब्यूटिवली यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? एट्रीब्यूटिवली किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है। एट्रीब्यूटिवली कहने का मतलब ये है कि हमें सम और एनी के तुरंत बाद क्या दिखाई देगा? हमें नाउन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चे? हमें नाउन दिखाई देगा। अब नाउन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं।
नाउन सिंगुलर हो सकता है, नाउन प्लूरल हो सकता है, नाउन अनकाउंटेबल हो सकता है। समझ में आई बात? नाउन सिंगुलर हो सकता है, नाउन प्लूरल हो सकता है, नाउन काउंटेबल हो सकता है, नाउन अनकाउंटेबल हो सकता है। मतलब कहने का यही है कि नाउन हमारे पास काउंटेबल हो सकते हैं, नाउन हमारे पास अनकाउंटेबल हो सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। तो जब भी हम इस सम और एनी की बात करते हैं तो ये किसके साथ यूज होगा, ये किस तरीके से यूज होता हुआ नजर आएगा? एट्रीब्यूटिवली यूज होता हुआ हमें नजर आएगा। जब ये हमें एट्रीब्यूटिवली यूज होता हुआ नजर आए तो हमें ये समझ लेना है कि इनके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होगा? नाउन चाहिए होगा। अब इन दोनों के साथ किस तरीके की नाउन आ सकते हैं? तो हम बोलेंगे नाउन दो तरीके के, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो हमें सम के साथ काउंटेबल भी नाउन मिल सकता है और हम इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं। कौन से नाउन को यूज कर सकते हैं? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों को यूज कर सकते हैं। इन्हीं के साथ भी आने वाला जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल, दोनों हो सकता है। काउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। समझ में आ गई बात? इसमें जो भी नाउन आएंगे वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आ सकते हैं, दोनों में। ठीक है। जब इस सम की बात करते हैं, जब इस सम की बात करते हैं तो आगे आने वाले नाउन क्या हो सकते हैं? सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? सम के साथ आगे आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस एनी की बात करते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे आने वाला जो भी नाउन होगा वो हमें क्या रखना पड़ेगा? सिंगुलर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा बच्चे? सिंगुलर रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम इस सम की बात करते हैं, ये जो सम होता है वो किस सेंटेंस की बात करता है? पॉजिटिव सेंटेंस की बात करता है। किस सेंटेंस की बात करता है? पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम कहीं पर भी देखेंगे तो हम सम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। अगर हमारे पास निगेटिव सेंटेंस दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? निगेटिव सेंटेंस दिखाई दिया, तो हम किस चीज का यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे? एनी का यूज करेंगे। फिर से समझिए कि सम और एनी जो होता है वो एट्रीब्यूटिवली यूज होता है। एट्रीब्यूटिवली यूज होने का मतलब ये है कि इनके तुरंत बाद हमें नाउन की जरूरत होती है। नाउन किस तरीके का हो सकता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। जो हमारे पास सम होगा और उसमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउन को रखते हैं। एनी में भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउन को रखते हैं। लेकिन जो सम होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन को अपने साथ लेकर चल सकता है। लेकिन जैसे ही हम एनी की बात करते हैं ये अपने साथ सिंगुलर नाउन को ही लेकर चलेगा। सम जो होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा, एनी जो होगा वो निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। किसमें यूज किया जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं कि हरीश हरीश हैज इनवाइटेड सम फ्रेंड्स, इसका अगर मैं बोलूं कि इसका क्या बनाइए? निगेटिव सेंटेंस बनाइए, तो आप क्या बनाइएगा? जल्दी बताइए। हरीश हैज इनवाइटेड सम फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने किस चीज का यूज किया है? सम का यूज किया है। अगर मैं इसी का बोलूं आप निगेटिव सेंटेंस बनाइए, तो आप किस तरीके से बनाने का कोशिश करिएगा? सारे आदमी का कमेंट आना चाहिए, जल्दी बताइए। पूरा सेंटेंस बताइए प्रिया भारती, पूरा सेंटेंस बताइए।
अरे बाप रे बाप! आप लोगों को इन्वेस्टेड नहीं है, इनवाइटेड है। बाप रे बाप! इसका मैंने नेगेटिव बनाने के लिए बोला है बच्चे, जब आपको नेगेटिव बनाना है, तो हम इसको किस तरीके से बनाएँगे? हम बोलेंगे कि हरीश, सबसे पहले हम लिखेंगे हरीश, फिर लिखा हुआ है हैज़, जैसे ही हमको नेगेटिव बनाना है बउआ, तो हम नॉट का यूज़ करेंगे ना। हरीश हैज़ नॉट इनवाइटेड, जैसे ही हमने नॉट का यूज़ किया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। और जैसे ही नेगेटिव बना, हमें सम का यूज़ ना करके किसका यूज़ करना है? एनी का यूज़ करना है। क्या किस चीज का यूज करना है? एनी का यूज करना है। और एनी के तुरंत बाद हमें सिंगुलर क्या चाहिए? सिंगुलर नाउन चाहिए। तो हमें फ्रेंड्स ना कहते हुए क्या कहना है? फ्रेंड कहना है। क्या कहना है? फ्रेंड कहना है। तो हम क्या बोलेंगे? हरीश हैज नॉट इनवाइटेड एनी फ्रेंड। ये बात आपको लिखनी थी, आप लोग कुछ से कुछ लिख रहे हैं। हमने बस इसका निगेटिव बनाने के लिए बोला था। निगेटिव में हम लोग एनी का यूज करते हैं, तो भैया निगेटिव बनाने के लिए हमें एक छोटे से शब्द नॉट का तो यूज करना पड़ेगा ना जी। तब ना ये सेंटेंस क्या बनेगा? ये सेंटेंस तब हमारा निगेटिव बनेगा। तो हम बोलेंगे कि हरीश हैज नॉट इनवाइटेड, जैसे ही हमने नॉट का यूज किया, सम हटा, एनी आया। और एनी आया तो ये अपने साथ हर हमेशा सिंगुलर नाउन लेकर चलता है, तो हमने फ्रेंड्स को क्या बना दिया? फ्रेंड बना दिया। इतना आश्चर्यचकित होने की इसमें क्या बात थी? इतना दिमाग लगाने की इसमें क्या बात थी? हमने बस नेगेटिव बनाने के लिए बोला, आप लोग नेगेटिव नहीं बना पा रहे हैं, बताइए। अब एक बात बताइए कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ नॉट का यूज नहीं करते हुए कुछ-कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव सेंस देने वाले भी हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स भी हम लोग होते हैं। नॉट का यूज ना करते हुए हमारे पास कुछ-कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो खुद में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब ऐसे वर्ड्स को अगर हम बोलना चाहें तो ढेर तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं नेवर बोल सकते हैं, सेल्डम बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं? हार्डली बोल सकते हैं। इस तरीके के जो भी वर्ड्स होंगे ना, वो किस टाइप के वर्ड्स होंगे? वो नेगेटिव वर्ड्स होंगे। उसमें हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होगी। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, मैं आई नेवर आई नेवर सेड समथिंग टू हिम, तो आप बताइए यहाँ पर क्या करेक्शन होगा? आई नेवर सेड समथिंग टू हिम में आप क्या करेक्शन करने का कोशिश करिएगा? आई नेवर सेड समथिंग टू हिम, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर नेवर देखा, क्या चीज देखा हम लोगों ने? नेवर को देखा, तो हमें पता चल गया जो ये नेवर है वो किस टाइप का शब्द है? निगेटिव वर्ड है। और हम निगेटिव जैसे ही हो गया कोई भी सेंटेंस, तो हम समथिंग, सम का यूज नहीं करते हैं। हम सम का यूज नहीं करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। तो सम ना कहते हुए हम यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे बच्चे? एनी का यूज करेंगे। क्या सम और एनी का फर्क आप लोगों को समझ में आया? सम और एनी का फर्क आप लोगों को समझ में आया कि सम किस तरीके से यूज होता है किसी सेंटेंस में, और एनी किस तरीके से यूज होता है किसी सेंटेंस में। इज दैट क्लियर बच्चे? जल्दी बताइए, यस और नो। बहुत सुंदर। अब आप लोगों को लगता है दिमाग में घुस रहा है कोई कहानी। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? सम और एनी का यूज पता चला किस तरीके से हम लोग सम और एनी को किसी भी सेंटेंस में यूज होता हुआ देखते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो सम और एनी होता है वो किसी भी सेंटेंस में एट्रीब्यूटिवली यूज होता है। कैसा यूज होता है? एट्रीब्यूटिवली यूज होता है। अगर हम इस एट्रीब्यूटिवली की बात करें तो मतलब ये हुआ कि इस सम और एनी के तुरंत बाद हमें नाउन दिखा हुआ नजर आता है। और जो ये नाउन होता है ना,
वो काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। तो सम और एनी में दोनों में हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दिख सकते हैं, लेकिन फर्क इतना ही है, जो सम होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एनी हर हमेशा अपने आप में सिंगुलर नाउन लेकर चलेगा। किसको लेकर चलेगा? सिंगुलर नाउन लेकर चलेगा। उसके बाद सम जो होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा, लेकिन एनी जो होगा वो निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बच्चे। इसी तरीके का सवाल होता है बउआ, देख लो यही सवाल पूछा जाता है आपके करेक्शन वाले क्वेश्चंस में। इसी तरीके के सवाल होते हैं, यही छोटे छोटे सवाल आपको लिख के दे दिए जाते हैं। आई नेवर सेड समथिंग टू हिम, और बोलेगा कि यहाँ पर क्या एरर है। तो आप लोगों को कहाँ पर एरर दिखाई दिया? समथिंग में एरर दिखाई दिया, तो आप लोग यहाँ पर समथिंग को क्या बताइएगा? वहां पर एरर है, वहां पर एनीथिंग होना चाहिए। तो सवाल किस तरीके का बनता है वो मैं तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता ही देता हूँ। अब आप लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है ये बताइए। अब अगर हम इस सम और एनी को एक अलग तरीके से देखें, तो हम इस सम और एनी का सम सम और इस एनी का हम क्या करेंगे? यूज दिखाएंगे, और एक अलग सेंटेंस में हम इसका यूज दिखाएंगे। उस सेंटेंस का नाम क्या है? हम उस सेंटेंस का नाम क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। हम इसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में हम इसे यूज करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? सम और एनी का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वाले सेंटेंस क्या होते हैं, जल्दी बताइए। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वाले सेंटेंस क्या होते हैं बताइए। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वाले सेंटेंस क्या होते हैं? हम बोलेंगे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है? यस और नो से आंसर खोजना होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कोई भी सवाल, तो आपका जवाब किसमें आना चाहिए? यस और नो। हम बोलेंगे कि इसका मतलब होता है यस और नो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यस और नो वाले ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो आगे वाला आदमी हमें यस और नो में जवाब देगा। किस में जवाब देगा? यस और नो में जवाब देगा। तो हम अगर आपके सामने दो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मतलब कि दो क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, इसमें बताइएगा कि आप किस चीज का चुनाव करिएगा। ठीक है, किस चीज का चुनाव करिएगा? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग या एनीथिंग? ठीक है, पहला सिचुएशन आपके सामने लिखा हुआ है कि वुड यू लाइक टू हैव समथिंग या एनीथिंग। समथिंग का चुनाव करिएगा या एनीथिंग का चुनाव करिएगा। अब दूसरी सिचुएशन में आपके सामने रख रहा हूं कि मान के चलिए कि आप कहां पर जा रहे हैं? सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, सुनसान रास्ते, पूरा सुनसान रास्ता है, उस पे आप अकेले जा रहे हैं। ठीक है, और पीछे से कोई आपको आवाज दे रहा है। ठीक है, पीछे से, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से, कहीं से आपको एक आवाज सुनाई दे रही है, और आप झट से पीछे मुड़ते हैं, तो आप क्या बोलने का काम करिएगा? झट से आप पीछे मुड़े और आप उसे क्या बोलने का काम करिएगा? इज देयर समवन बोलिएगा या एनीवन बोलिए, बताइए। दो आपके सामने सिचुएशन क्रिएट किए गए हैं। पहला है वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, कोई आपके सामने, कोई आपके घर आया है, आप उसे पूछ रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए, समथिंग का जवाब दीजिए, पूछिएगा, या फिर एनीथिंग से जवाब पूछिएगा। ठीक है, और
दूसरी सिचुएशन मैंने क्रिएट की कि आप एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं, वहां पर आपको एक आवाज आ रही है और आप पीछे मुड़े और आप उसे क्या पूछिएगा, इज देयर समवन या फिर एनीवन। आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या पूछने का काम करिएगा, इज देयर समवन या एनीवन? जल्दी बताइए इसके फर्क को। चलिए, जब भी हम इस तरीके के सवाल को देखते हैं, तो अगर हमें सम का यूज करना है, किसका यूज करना है बुआ? तो अगर हमें सम का यूज करना है, तो सम का यूज हम उस सेंटेंस में किसी के सामने या तो रिक्वेस्ट करेंगे, या तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या किसी को कोई चीज ऑफर करेंगे, या किसी को क्या देंगे, सजेशन देंगे। क्या देंगे? सजेशन देंगे। तो हम उसमें किस चीज का यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या ऑफर देते हैं या सजेशन देते हैं, तो हम उसमें किस चीज का यूज करते हैं बच्चे? तो सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी सेंटेंस में, अगर हम किसी भी सेंटेंस में क्या चीज करने का काम करते हैं, या किसी भी सेंटेंस से हमें क्या पता चले, डाउट, क्या हो, डाउट हो, मतलब कि हम उस चीज को लेकर क्या हो, अनसर्टेन हो। क्या हो? अनसर्टेन हो, मतलब कि हमें आगे की कुछ भी चीज पता ही ना हो, कि मेरे आगे पीछे कौन है नहीं है कुछ पता ही ना हो, तो हम किस चीज का यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर परेशानी नहीं है, तो हम फर्स्ट सवाल की ओर जाते हैं, और हमें लिखा हुआ मिल रहा है कि वुड यू लाइक टू हैव समथिंग या एनीथिंग। तो आपके घर में कौन आए? मेहमान आए। तो आप उनको क्या करिएगा? रिक्वेस्ट करिएगा, पूछिएगा कि आपको कुछ चाहिए। तो आप जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए कुछ और नहीं, किस चीज का यूज होता है? सम का यूज होता है। तो हमारा समथिंग कहना क्या है? अपने आप में सही है। अब दूसरे सिचुएशन में हम लोगों ने क्या सिचुएशन क्रिएट की थी, कि आप सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, आपके आगे पीछे बाएं दाएं से क्या आ रहा है? आवाज आ रहा है। तो आप मुड़कर जब पूछिएगा, तो क्या आपको किसी के बारे में पता है कि कौन है नहीं है? जब आप अनसर्टेन है, मतलब कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप सम का यूज ना कर कर किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। तो आप क्या पूछिएगा? इज देयर एनीवन? क्या यहां तक आप लोगों की बात क्लियर है? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या यहां तक की बात आप लोगों के दिमाग में घुसी? बढ़िया बात प्रिया भारती, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर ना बच्चे? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है, तो मैं आपके सामने कुछ और फ्रेजेस लिखने का काम करता हूँ। इस फ्रेज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये फ्रेज हमें क्या बताने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसमें कौन सी कहानी सही, कौन सी कहानी गलत, बताइएगा।
बताइए इसमें कौन सी कहानी सही कौन सी कहानी गलत है, जल्दी बताइए। चलिए अगर हम इस नो के फंक्शन को देखते हैं, किसके फंक्शन को देखते हैं, इस नो के फंक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये जो नो होता है, ये जो नो होता है, ये हर हमेशा, ये जो नो होता है बउआ, ये हर हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है। समझ में आई बात कि हम जब भी ये जो हमारा नो होता है वो किसके साथ यूज किया जाता है? सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है। जैसे ही हम नाउन के साथ इसे यूज कर दिए तो हमें ये बात का पता चल गया कि ये जो नो होता है ना, यह भी एट्रीब्यूटिवली ही यूज होता है। कैसा यूज होता है? एट्रीब्यूटिवली यूज होता है। और एट्रीब्यूटिवली यूज होने के का मतलब ये है कि इसके साथ भी हमें नाउन लिखा हुआ नजर आएगा। और वो नाउन कैसा होना चाहिए? तो हम बोलेंगे वो नाउन हर हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो जब हम इस कहानी को देख रहे हैं यहाँ पर, ये कहानी में हमारे पास नो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? नो के साथ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो हमें क्या चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सॉरी सिंगुलर नाउन चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? क्वेश्चंस को क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, नो डिस्कशन अपने आप में लिखा हुआ सही है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर चीज लिखा हुआ है। नो कमेंट्स, कमेंट्स को हमें क्या करना है? सिंगुलर करना है, तो एस यहां से हमें हटाना पड़ेगा। नो वेज ना कहते हुए हमें किस चीज का यूज करना है? नो वे का यूज करना है। अब यहां पर लिखा हुआ है नो मीन्स। ठीक है, हमें 5वां नंबर में लिखा हुआ है नो मीन्स। ठीक है, अब हम इस मीन्स के फर्क को समझते हैं कि मीन्स जो होता है वो क्या बताने का काम करता है। मीन का मतलब हमें समझना है। अगर हम इस मीन को देखें तो मीन एज अ वर्ब यूज होता है। ये जो मीन होता है वह एज अ वर्ब यूज होता है। और जैसे ही हम इसे वर्ब के तरीके से यूज करते हैं, मीन को जब हम वर्ब की तरीके से यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टू इन्फर। क्या होता है? टू इन्फर। टू इन्फर का मतलब होता है अर्थ बताना। क्या बताना? अर्थ बताना। ठीक है, जब हम इस मीन को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है? टू इन्फर, मतलब कि अर्थ बताना। क्या बताना बच्चे? अर्थ बताना। इस मीन को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। इस मीन को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज कर सकते हैं? एडजेक्टिव की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो अगर जैसे ही हम इस मीन को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसका मतलब बदलता है और इसका मतलब क्या बन जाता है? सेल्फिश। क्या बन जाता है? सेल्फिश बन जाता है। क्या बन जाता है? सेल्फिश। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपके सामने दूं तो हम बोलते हैं ना ही इज मीन, मतलब कि वह क्या है? वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है। तो हम इस मीन को दो तरीके से यूज किए। पहला तरीका कौन सा था? जब हम इसे वर्ब की तरीके से यूज करते हैं तो ये हमें मतलब देता है टू इन्फॉर्म, मतलब कि अर्थ बताना। लेकिन जब इसी मीन को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसका मतलब चेंज होता है और इसका मतलब क्या बन जाता है? सेल्फिश बन जाता है। लेकिन जब हम इसी मीन को प्लूरल बनाते हैं, जब हम इसी मीन को प्लूरल बनाते हैं, मीन का मीन्स बनाते हैं ना, तो ये क्या बनता है बच्चे? ये नाउन बनता है। क्या बनता है बुआ? ये नाउन बनता है। क्या बनता है बच्चे? हम बोलेंगे यह नाउन बनता है। और ये जो ऐसा नाउन बनता है इसका मतलब बनता है सोर्स। क्या बनता है? सोर्स। और ये मीन्स जो होता है ये अपने आप में सिंगुलर तरीके से भी यूज हो सकता है और प्लूरल तरीके से भी यूज हो सकता है। इसमें हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हम इस मीन को प्लूरल बनाते हैं, मीन्स बनाते हैं, तो ये क्या बनता है? नाउन बनता है और इसका मतलब बदल जाता है और मतलब बदल कर हो जाता है सोर्स। तो ये जो मीन हुआ ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा नो मीन्स कहना अपने आप में बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन देने का यही मतलब था कि हमें तुक्का नहीं मारना है। हमें कोई कोई ऐसे भी वर्ड्स मिलेंगे जो हमें क्या देते हुए नजर आएंगे? प्लूरल मीनिंग देते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो वास्तव में प्लूरल नहीं होते हैं। हमारा यही यहाँ पर इंटेंशन था कि मीन्स देने का। मेरा क्या मतलब था कि मैंने आपको ये दिखाया कि यहाँ पर जितने भी सबके साथ एस लगे हुए हैं वहां पर हमने एस को हटाया।
क्योंकि ये वास्तव में प्लूरल थे, लेकिन ये देखने में प्लूरल था, लेकिन मीनिंग किस चीज का दे रहा है, सिंगुलर नाउन का मीनिंग दे रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, सही है। ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर हमें एस लगाना क्या है, गलत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, नो आर्ग्यूमेंट, क्या बोलेंगे, नो आर्ग्यूमेंट। नो शूज, शूज अपने आप में क्या होता है बच्चा, प्लूरल होता है, तो हमें शूज ना कहते हुए इसका हमने सिंगुलर बनाने का कोशिश किया था, तो हम क्या बोलेंगे, नो पेयर ऑफ शूज, क्या बोलेंगे, नो पेयर ऑफ शूज। ये हमने नाउन में पढ़ा था कि शूज का सिंगुलर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी आइडेंटिकल पार्ट्स का सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ये हमने कहां पर सीखा था बच्चे, ये हमने सीखा था नाउन की क्लास में। तो नो शूज कहना गलत है, हम क्या बोलेंगे, नो पेयर ऑफ शूज, क्योंकि नो के साथ हर हमेशा सिंगुलर नाउन चलता है। क्या चलता है बच्चे, सिंगुलर नाउन चलता है। क्या इस नो का फर्क आपको समझ में आया कि नो किस तरीके से यहाँ पर काम किया है, यस और नो, जल्दी बताइए। चलिए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसमें बताइएगा कि क्या सही क्या गलत। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या सही करना है, कहाँ गलत है, कहाँ सही है। खाली इतना ही समझ में आया कि पहले में इज होगा बच्चे। जब मैंने बताया कि कोई भी अगर सेंटेंस में हमें नो दिखाई देता है, तो हमें इसके तुरंत बाद क्या चाहिए होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमें चिल्ड्रेन नहीं कहना है, क्या कहना है, चाइल्ड कहना है। चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है। जैसे ही ये सिंगुलर हुआ, तो इसके वजह से हमने यहाँ पर क्या चीज का यूज किया, इज का यूज किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नो न्यूज, न्यूज अपने आप में सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमें इस अनकाउंटेबल नाउन के ही कारण, मतलब कि न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, इसी के कारण हमें यहाँ पर एक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में ही क्या होता है, आर्टिकल लेकर नहीं चलता है। तो हमने यहाँ पर एक को यहाँ पर हटा दिया। अब अगर हम इस तीसरे सेंटेंस को देखें, तो इस तीसरे सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी नो बॉय लिखा हुआ है और यहाँ पर भी नो गर्ल लिखा हुआ है। मतलब कि दो अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो एक साथ क्या है, नो के साथ जुड़े हुए हैं, एंड कंजंक्शन के साथ। ठीक है, तो जब हमें यहाँ जब किसी भी सेंटेंस में नो के साथ सिंगुलर नाउन लिखा हुआ नजर आए, नो के साथ
सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, बीच में हमें क्या चीज दिखाई दे, एंड दिखाई दे, और फिर उसके बाद हमें नो के साथ क्या दिखाई दे, सिंगुलर नाउन दिखाई दे, तो हम आगे का जो हेल्पिंग वर्ब रखते हैं वो इस दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और इसी के अकॉर्डिंग आगे आने वाला जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी किस तरीके का होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा, वो भी किस तरीके का होगा, सिंगुलर प्रोनाउन ही होगा। फिर से समझिए, अगर हमारे सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट नो के साथ जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट नो के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम पहले को इग्नोर करते हैं, दूसरे के ही हिसाब से हम क्या करते हैं, सारी कहानी लिखते हैं, दूसरे की हिसाब से ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेकर चलते हैं, और आगे आने वाले प्रोनाउन को भी सिंगुलर लेकर चलते हैं, आगे आने वाले प्रोनाउन को भी क्या लेकर चलते हैं बच्चे, सिंगुलर लेकर चलते हैं। ठीक है, सिंगुलर लेकर चलते हैं। अब ये कहानी क्यों है, क्योंकि जब मैंने नो बॉय बोल दिया एंड नो गर्ल हैव सबमिटेड देयर फाइल, मतलब कि किसी ने भी फाइल को सबमिट नहीं किया है, इसीलिए हम इस नो बॉय को क्या करते हैं, हटाते हैं। जैसे ही नो बॉय हटा वैसे ही एंड भी हट गया, एंड हटा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में कौन बचा, गर्ल ही बची। तो हम इस गर्ल के हिसाब से यहाँ पर हैव ना कहते हुए क्या बोलेंगे, हैज बोलेंगे, और इसी गर्ल के हिसाब से देयर ना कहते हुए हम क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। अगर हम इस बात को उलट दें कि नो गर्ल को आगे लेकर आ जाए, नो बॉय को यहाँ पर लेकर आ जाए, तो सारी कहानी किसके हिसाब से चलने लगेगी, बॉय के हिसाब से चलने लगेगी। मतलब कि जो भी इस पोजीशन पर होगा, मतलब कि एंड के बाद वाले पोजीशन पे होगा, हम उसी के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेंगे और उसी के हिसाब से सिंगुलर प्रोनाउन लेकर चलेंगे। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन लेकर चलेंगे। नहीं प्रिया भारती, सारे बच्चे क्लास में ही प्रेजेंट है, सारे बच्चे क्लास में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी किसकी, नो की। ये कहानी आपके नो की थी। क्या ये कहानी आप लोगों को खूबसूरत तरीके से समझ में आई, क्या ये कहानी आप लोगों को खूबसूरत तरीके से समझ में आई कि नो किस तरीके से एक सेंटेंस में हमें तंग करने का काम करता है? यस और नो बच्चे जल्दी बताइए। नो किस तरीके से हमारे सेंटेंस में हमें तंग करने का काम करता है, क्या आप लोग को पता चला, यस और नो? अगर यहाँ तक की बच्चे बात क्लियर है तो आज की कहानी को हम लोग लास्ट पड़ाव पर लेकर चलेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा ज्यादा समय आप लोगों का लूंगा। अब हम लोग तीन अलग अलग वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, एक का नाम है, पहले का नाम है मेनी, पहले का नाम है मेनी, दूसरे का नाम है मेनी अ, और तीसरे का नाम है मच। ठीक है, अब हम एक साथ इन तीनों वर्ड्स को क्या करेंगे, लपेटेंगे। अब एक साथ हम इन तीनों वर्ड्स को लपेटेंगे, मेनी, मेनी अ और फिर मच, इन तीन वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लपेटने का काम करेंगे। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इसमें आप इन तीनों में से क्या आएगा वो फिल करने का काम करिएगा, इन तीनों में से क्या आएगा उनको फिल करने का काम करिएगा। ठीक है,
बताइए आप इन सारे फिलअप्स में क्या भरने का काम करिएगा? बताइए। आप लोगों में से कोई सहरसा के हैं क्या? आप लोगों में से कोई सहरसा के भी हैं? कहाँ से हैं कल्पना कुमारी आप? सहरसा में? चलिए अगर हम इन सब के फंक्शन की बात करें तो ये जो होंगे वो किसके साथ यूज होंगे? वो नाउन के साथ यूज होंगे क्योंकि ये सारे एडजेक्टिव की तरीके से क्या करते हैं? काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इस मेनी की बात करते हैं, जब हम इस मेनी की बात करते हैं तो ये किसके साथ यूज होता हुआ नजर आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ये हमें यूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमें मेनी यूज होता हुआ नजर आएगा। किसके साथ यूज होता हुआ नजर आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता हुआ नजर आएगा। जब हम इस मेनी और ए को देखते हैं तो ये दो वर्ड आपस में जुड़कर कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बनाने का काम कर रहे हैं। और हमने सीखा था कि जब दो वर्ड्स एक साथ जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं तो एक नए वर्ड का निर्माण होता है। जैसे ही हम लोगों ने मेनी के साथ ए को जोड़ा तो ये हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता हुआ हमें दिखाई देगा। ये किसके साथ यूज होता हुआ हमें दिखाई देगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता हुआ नजर आएगा। और जो मच होगा वो हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता हुआ हमें नजर आएगा, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी का यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी ए का यूज करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। ही हैज डैश फ्रेंड्स। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हमने इससे पहले क्या चिपका दिया? मेनी को चिपका दिया, ठीक है। फिर हमने देखा डैश स्टूडेंट्स। जैसे ही हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा तो हमें समझ में आया कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग मेनी का यूज करते हैं। डैश कैंडिडेट। जैसे ही हमने यहाँ पर कैंडिडेट को देखा तो ये हमें समझ में आया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी अ का यूज करते हैं, मेनी ए का यूज करते हैं, ठीक है। सी डिमांडेड मनी। मनी क्या है अपने आप में? तो हम बोलेंगे मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज करते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर दिखाई दिया डेज। डेज क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम इसके साथ क्या चीज का यूज करेंगे? मेनी का यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पर बढ़ते हैं हाउ डैश रुपीज। रुपीज क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे? मेनी का यूज करेंगे। देयर इज डैश वर्क। वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इससे पहले क्या चीज का यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। इन तीनों वर्ड्स का क्या आप लोगों को समझ में आया ये तीन वर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं? मोहनपुर। क्या आप लोग मेनी, मेनी ए और मच का फंक्शन समझ गए कि मेनी किसके साथ, मेनी ए किसके साथ और मच किसके साथ यूज होता है? इज दैट क्लियर बच्चे? जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई? यस और नो?
इन सारे वर्ड्स के बारे में आज सीखना है या फिर कल सीखना है? जल्दी बताइए। इन सारे वर्ड्स के बारे में आज सीखना है या कल सीखना है? एक साथ 6 वर्ड्स को हम लोग लपेटेंगे, आज सीखना है या कल सीखना है? जल्दी बताइए। जो बहुमत होगा उस पे हम लोग चलेंगे। इन सारे वर्ड्स को आज सीखना है या कल सीखना है? जल्दी-जल्दी बताइए। फर्स्ट, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, लेटर, लास्ट एंड लेटेस्ट। आज सीखना है या कल? कल। तब बताइए आज या कल? हाँ, चलिए ठीक है, कल ही हम लोग इन सारी कहानियों को कल ही सीखेंगे। ठीक है। आज थोड़ा आशीष कुमार, इस आशीष कुमार आज हुआ तुम लेट से आए हो इसीलिए तुम आज कह रहे हो। ये लोग बहुत देर से है, तुम लेट से ज्वाइन किए हो आज का सेशन। ठीक है। तो ये कहानी हम लोग कल के लिए छोड़ते हैं, ठीक है? कल हम लोग इन 6 वर्ड्स के साथ आगे की कहानी को सीखेंगे। इन सारे वर्ड्स के साथ हम लोग आगे की कहानी को सीखेंगे कि फर्स्ट, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, लेटर, लास्ट, लेटेस्ट किस तरीके से काम करता है। इससे पहले आप लोग जितने भी चीजों को आज आप लोगों ने सीखा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, ठीक है? इसीलिए मैं बोलता हूं कि जितनी भी चीजें आप लोग सीखते जाते हैं, वो पीछे से कनेक्टेड होती हैं। इसीलिए आप लोग रोज रिवीजन करके बैठा करिए क्लास में, ठीक है? बोलता हूँ आप लोग निगेटिव बनाने के लिए बना देते हैं कुछ से कुछ, ठीक है? तो ये कुछ से कुछ हमारी क्लास में अगले दिन से नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जो बोले उस पे आप लोग थोड़ा-सा ध्यान लगाइए कि मैंने क्या पढ़ाया है और एक ही बात को मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, उसको सुना करिए ध्यान से, ठीक है? जब मैं बोलूँ कमेंट करना है, जब मैं बोलूँ जवाब देना है, तभी कमेंट किया कीजिए। बाद बाकी कभी भी आपके कमेंट पर आपका हाथ नहीं जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास के ऊपर ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक की बात अगर आप लोगों के दिमाग में घुसी है, तो अब हम लोग कल की क्लास में इन सारे वर्ड्स को लपेटेंगे और आगे की कहानी को सीखेंगे कि किस तरीके से एडजेक्टिव फंक्शन करता है, हमें तंग करने का काम करता है। तंग करने के लिए ना ही हम लोगों ने नाउन को दिया, ना ही हम लोगों ने प्रोनाउन को दिया। अब किसकी बारी है? तो अब बारी है एडजेक्टिव की। तंग करने का किसी को भी हक हम नहीं देना चाहते हैं और ना ही देंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। जय हिंद।